हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत शानदार होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा माय डियर। आप लोगों को मैं एक एक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूं, तो इसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। माय डियर, फर्स्ट ईयर का बायो साइंस का भी यहाँ पे प्रश्न लिया गया है और बिहेवियर साइंस का भी प्रश्न लिया गया है। मीन्स आप लोग जानते हैं कि पर्सनल एक एक वीडियो चारों सब्जेक्ट का आपको दे चुके हैं फर्स्ट ईयर का इस सप्ताह में। तो अब जो बाकी के 2 दिन फ्राइडे और सैटरडे है, इस 2 दिन में मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम एक एक प्रश्न और सभी चारों सब्जेक्ट से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स करना पड़ेगा, एक एक प्रश्न। तो आज हम जो है पेपर 1 और पेपर 2 को एक साथ लिए हैं। देखिए, जिसमें यूनिट वाइज ही हैं, बस आपको ये लाइन क्लियर करना है। ठीक है, देख लीजिए, जीएनएम फर्स्ट ईयर ओके। बायो साइंस में यूनिट नंबर 6 जो अब शुरू हो रहा है, ठीक है ना, यूनिट नंबर 6 शुरू कर रहे हैं आज, जिसका नाम है क्या चीज़, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, क्या नाम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पायरेटरी सिस्टम नाम है ओके। ये हो गया। बाकी बिहेवियर साइंस का यूनिट नंबर 3 जो कि पहले से चल रहा है, ह्यूमन का बिहेवियर। ठीक है, बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो यूनिट चल रहा है यह चल ही रहा है अभी तक, और यह आगे का प्रश्न आज हम लोग एक प्रश्न देखेंगे। टोटल दोनों की बात किया जाए तो इससे पहले 15-15 वीडियो सभी में हुआ है, तो आज 16वां वीडियो होने वाला है बायो साइंस के लिए भी और बिहेवियर साइंस के लिए, दोनों के लिए 16-16 नंबर का यह वीडियो होने वाले हैं ओके। चलिए, अब यहाँ पे बातें समझ गए कि किससे के कौन सा है, एकदम स्पष्ट दे रखे हैं। यूनिट नंबर 6 से प्रश्न है और बिहेवियर साइंस के यूनिट नंबर 3 से प्रश्न है जो आज की इस वीडियो में लिए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए। बाकी प्रश्न पहला है हमारा एनाटॉमी का, मीन्स बहुत शानदार जो है आपका एक प्रश्न आज हम लिए हैं माय डियर। यह प्रश्न आपसे 10 नंबर में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेस्पायरेटरी सिस्टम माय डियर, रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में आपसे पूछेगा, श्वसन तंत्र के बारे में तो आपको बताना पड़ेगा, और यह प्रश्न खासकर 10 नंबर में पूछते हैं एग्जाम में। तो इसमें आपको फिगर भी बनाने पड़ेंगे, बहुत आसान है। मैं आपको अभी एक चीज़ बता देता हूँ। चाहे आपको यूरिनरी सिस्टम पूछे, चाहे आपके उत्सर्जन जो है एक्सट्रैक्टरी जो सिस्टम होता है, डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र, वो पूछे, या आपसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूछे, ठीक है, मतलब हृदय वाहिका तंत्र, ठीक है ना, या आपसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूछे, तो देखते हुए आप लोग दिमाग लगाइएगा कि सिस्टम के मतलब एक तंत्र होता है। तंत्र मतलब एक जाल सा बना हुआ होता है जो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, वही तंत्र होता है। सिस्टम फैला होता है, तो यह सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत सारे ऑर्गेन जो है इस सिस्टम को चलाने में अपना भूमिका निभाते हैं, अपना रोल निभाते हैं। तो यही सब जो है मिलकर एक पर्पज के, एक उद्देश्य से, जो जैसे श्वसन तंत्र है, तो श्वसन तंत्र में सभी अंग मौजूद होते हैं जो श्वसन के क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, जो श्वसन में मदद करता है। तो वे सारे ऑर्गेन श्वसन में जो मदद करता है वही हमारा श्वसन तंत्र होता है। ठीक है, वो सारे ऑर्गेन श्वसन तंत्र में होंगे जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता हो। ठीक है ना, तो उसी प्रकार से जैसे मान गए रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव होता है। तो मेल का रिप्रोडक्टिव का मतलब है कि जितने जो है जनन अंग है वह सब जो है उसमें शामिल होगा, तो वह रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा, मतलब जो जनन कर सकता है, तो वो सारे अंग जो है मिलकर एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बना देगा। तो सब छोटे छोटे ऑर्गेन मिलकर एक सिस्टम बनाता है, और वह सिस्टम का एक कोई ख़ास मकसद से होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं माय डियर, आपके सामने में है रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे। श्वसन क्रिया को संपूर्ण करने के लिए शरीर के जितने भी अंग निरंतर कार्य करते रहते हैं, सभी समूह को श्वसन तंत्र, रेस्पायरेटरी सिस्टम कहते हैं। अभी बताएं हम कि श्वसन की क्रिया में वे सारे अंग, वे सारे ऑर्गेन्स जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता हो, जो श्वसन की क्रिया करने के लिए जो है शरीर में एक्टिव हो, जो श्वसन की क्रिया में भाग लेता हो, वे सारे ऑर्गेन जो है एक समूह बनाते हैं, और उसी समूह को हम रेस्पायरेटरी सिस्टम मीन्स श्वसन तंत्र कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एकदम आसानी से समझिए कि सांस लेने की जो क्रिया है वह किसी एक ऑर्गेन से जो है आपके कंप्लीट नहीं होते हैं। हम सांस जो लेते हैं उसमें हम नाक के द्वारा एयर लेते हैं अंदर, अब वह पाइप के द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा अंदर जाता है। ठीक है, अब ये ट्रेकिया के द्वारा अंदर जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए
कि हम जो श्वास लेते हैं वह एक गैस होता है, उसमें ऑक्सीजन भी मिला होता है, नाइट्रोजन भी होता है। तो अगर मान गए कि हमारे शरीर में ऐसा ऑर्गेन बना हुआ है जो हमें क्या करता है, श्वास वाले मतलब चूँकि हम एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, तो वह हवा पेट में ना जाए इसके लिए भी एक जगह बना है जो हवा को पेट में जाने से रोकता है, यानी उसको श्वसन वाले में भेजता है। तो एक वो ऑर्गेन होगा जिसे हम लोग एपिग्लेटस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ट्रेकिया होता है, उसके बाद हमारा ब्रोंकिया होता है, उसके बाद ब्रोंकियाज होता है, उसके बाद हमारा जो है एल्वोली होता है, उसके बाद हमारा लंग्स होता है। तो यह सब के सब क्या है, और डायफ्राम होता है, श्वसन में डायफ्राम भी भाग लेता है, डायफ्राम मसल्स होता है। तो यह सब के सब जो है हमारा एक मिलकर तब जाके हम श्वसन ले पाते हैं, ठीक है, तब हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक से हम श्वसन को अंदर ले लिए, हवा को ले लिए तो हो गया श्वसन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नाक का काम है कि छिद्र में हवा को प्रवेश करा देना, उसके बाद आगे फिर आगे के वो अंग काम करता है, ठीक है। तो यही है कि ये वाले समझ गए चीज़ को ना। चलिए, श्वसन क्रिया में कौन कौन से अंग होते हैं, तो नाक होते हैं, ग्रसनी होते हैं, स्वर यंत्र होते हैं, ट्रेकिया होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, फेफड़ा होते हैं, श्वसनिका होता है या इसी को वायु कोश कहते हैं। यह सब के सब जो है हमारे मिलकर एक श्वसन तंत्र बनाते हैं जो श्वसन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार से श्वसन तंत्र के बारे में आप लोग जान गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब माय डियर यहाँ पे आपको पिक्चर बनाने ही बनाने पड़ेंगे। देख लीजिए आपके सामने में है, आप कैसे बनाएंगे। नॉर्मली अगर आपको ना आए तो ऐसे आपको बनाना है कम से कम, ठीक है ना, ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। और उसके बाद नीचे तक इसको लाना है। लाने के बाद इसमें जो है आपको 2 फेफड़ा इस साइड, फिर जो है आपको 1 फेफड़ा इस साइड बनाना है, और फिर जो है यह दोनों में कनेक्टिविटी चला जाएगा, ठीक है। और फिर यह इधर जो है ब्रोंकियाज में सब में चला जाता है, ठीक है ना। तो कम से कम इस प्रकार से आपको ये जरूर बनाने पड़ेंगे। और यही जो है हमारा फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये फिगर में आप लोग देख लीजिए, मैं बता देता हूँ कि फिगर में क्या सिस्टम है, ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए श्वसन तंत्र मतलब जितने भी ऑर्गेन मिलकर एक तंत्र बनाता है, समूह बनाकर, वह सब जो है यहाँ पे दिया गया है। आराम से समझिएगा। जैसे कोई व्यक्ति श्वसन किया, हवा लिया अंदर, तो नाक के द्वारा लेगा, नाक छिद्र से, नासा गुहा से लेगा, तो यह नोज हो गया, पहला पॉइंट। ओके, ये पहला पॉइंट ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट होगा लैरिंग्स होगा, जो मान गए यह श्वसन किया और यहाँ पे लैरिंग्स है। यह लैरिंग्स जो है क्या करता है, हमारा एक स्वर यंत्र जो होता है यह हमारा यहाँ पे मौजूद होता है, और यह दूसरा पॉइंट है, यह भी श्वसन में भूमिका निभाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। अब यहीं पर एक एपिग्लेटस भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यहीं पर एक एपिग्लेटस भी होता है जो हवा को श्वसन वाला में भेजता है और भोजन वाला को भोजन की ओर भेजता है, ठीक है। चलिए, मतलब एक चौराहा के काम करता है। अब आगे आइए, ट्रेकिया होता है, इसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं। ये ट्रेकिया होता है, इससे जो है हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे, ट्रेकिया को तीसरा पॉइंट, ठीक है। ट्रेकिया के बाद आगे आइए माय डियर, तो आप लोग को समझना चाहिए कि यह ट्रेकिया जो है क्या करता है कि 2 ब्रोंकिया में टूट जाता है, अलग अलग दोनों फेफड़ा में अलग अलग जो है चला जाता है, और यह कहलाता है हमारा क्या चीज़, ब्रोंकी, ठीक है। यह पार्ट और ये पार्ट 2 ब्रोंकी होते हैं, और इसमें से देख सकते हैं ये अलग अलग जो है हमारे बहुत सारे ब्रोंकस जो है निकले होते हैं, अलग अलग इससे जो है पूरे फेफड़े में फैले होते हैं ब्रोंकस। अब इस ब्रोंकस में जो है छोटे छोटे वायु कोष लगे होते हैं, एल्वोली लगे होते हैं, इस पर लगे होते हैं जो अपने अंदर वायु को स्टोर करके रखता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको समझने पड़ेंगे, चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और यह टोटल के टोटल ए और ये दोनों लंग्स हैं, समझ गए। चलिए, और नीचे एक डायफ्राम होते हैं जो क्या करता है कि फेफड़ा को पुश करता है श्वास को ऊपर छोड़ने के लिए, और जब लेता है व्यक्ति श्वास तो वह डायफ्राम नीचे सिकुड़ता है, ठीक है। तो यह हमारा हो गया क्या चीज़, यही चित्र हो गया, ध्यान में रखिएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर फिगर नहीं बनाइएगा तो 2-3 नंबर कट जाएगा, स्पष्ट बातें हैं। जितना भी एनाटॉमिकल पार्ट है और उसमें अगर आप फिगर में कंजूसी कीजिएगा, फिगर अगर नहीं बनाइएगा और उसका नामकरण नहीं कीजिएगा कि कौन सा चीज़ कहाँ है, तो 2-3 नंबर 100% कट जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये है पहला पॉइंट है नाक। नाक क्या चीज़ करता है, श्वसन में नाक का क्या काम है। तो माय डियर, हम नाक अथवा मुंह के माध्यम से वातावरण से O2 मतलब हवा, ऑक्सीजन लेते हैं व कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब नाक हमारा श्वसन तंत्र का एक ऐसा अंग है जो
वायु को, ठीक है, क्या करता है, अंदर की तरफ ले जाता है और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने का भी काम करता है इस नाक नासिका गुहा के जरिए। पहला पॉइंट। दूसरा अंग है ग्रसनी है, ठीक है, ग्रसनी है, फेरिंग्स जो होता है, इसको देखिए, इसे हम लोग नोजोफेरिंग्स भी कहते हैं। इसे नोजोफेरिंग्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है ओरोफेरिंग्स भी होता है, ठीक है। ओरोफेरिंग्स होता है जो मुंह वाले से ज्वाइंट होता है, और नाक वाले से जो ज्वाइंट होते हैं उसे नोजोफेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसे नोजोफेरिंग्स कहते हैं, क्यों, क्योंकि यह फेरिंग्स, यह ग्रसनी नाक से ज्वाइंट होता है और इसके माध्यम से हवा ट्रेकिया तक पहुँच पाता है, ठीक है। तो ये चीज़ों को समझिए। तीसरा है लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होता है माय डियर, यह ऊपर की स्थित एक फ्लैप जो श्वास नली में वायु के प्रवेश के समय खुलता है। अब ये जो लैरिंग्स जो होता है माय डियर, यहाँ पे देखिए 2 बार दे दिया गया है। लैरिंग्स जो होता है इससे जो है हम लोग क्या कहते हैं, देख लीजिए, यह ट्रेकिया के प्रारंभिक भाग में स्थित स्वर यंत्र है जो बोलने में सहायक है। लैरिंग्स बोलने में भी सहायता करता है और साथ में श्वसन में भी यह सहायता करता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और मैं यहाँ पे आप एक चीज़ आपको बता देता हूँ, एक बात ध्यान में दीजिएगा आप लोग। डियर, यहाँ पे सॉरी कुछ गड़बड़ लग रहा है माय डियर। यहाँ पे देखिए, ये जो तीसरा नंबर लैरिंग्स है, ये लैरिंग्स नहीं होता है, ठीक है। ये लैरिंग्स, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये लैरिंग्स के जगह पर एपिग्लूटस होगा, ठीक है। क्या होगा, एपिग्लूटस होगा, ठीक है, एपिग्लूटस, ठीक है ना, एपिग्लूटस होगा। यह एपिग्लूटस क्या कहता है कि लैरिंग्स के ऊपर जो है स्थित एक फ्लैप होता है। फ्लैप मतलब कहिए तो एक चौराहा होता है, जैसे मान गए एक नली इधर आया है और एक नली जो है यहीं से इधर गया है, भोजन वाला, ठीक है। इधर भोजन वाला आया है और यह श्वास नली है। अब यहाँ पे एक फ्लैप होता है, ठीक है, एक फ्लैप लगा होता है जिसे हम लोग एपिग्लूटस कहते हैं। अब ये जो है क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति भोजन कर रहा होता है तो यह जो है इधर की तरफ आ जाता है, तो यह बंद हो जाता है श्वास वाला, ठीक है ना, श्वास की तरफ भोजन नहीं जाता है। और जब कोई व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा होता है तो इधर जो है बंद कर देता है। इसे क्यों बंद कर देता है कि श्वास लेगा तो इधर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या होता है, एपिग्लूटस होता है, जो इधर के पदार्थ को उधर जाने से रोकता है। चीज़ें को समझ गए। यह तीसरा लैरिंग्स नहीं है, यहाँ पे एपिग्लूटस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका चौथा लैरिंग्स है। लैरिंग्स को हम लोग स्वर यंत्र भी कहते हैं और यह ट्रेकिया के ऊपर का जो है आपका भाग होता है, ठीक है। पांचवा है माय डियर ट्रेकिया है। ट्रेकिया जो होता है यह गर्दन में एक श्वास नली भी इसे हम लोग कहते हैं। यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, जो लैरिंग्स के नीचे व थोरेक्स भाग के भीतर विद्यमान होता है। माय डियर, ट्रेकिया जो होता है इसे हम लोग श्वास नली भी बोलते हैं। यह लैरिंग्स जैसे देखिए, लैरिंग्स के जो है नीचे वाला जो भाग होता है वो ट्रेकिया ही होता है और यह 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। और यह जो ट्रेकिया है थोरेक्स भाग के अंदर भी विद्यमान होती है। समझ गए। चलिए, छठा है ब्रोंकी। अब आप लोग को ऊपर मैं बताया कि ये ट्रेकिया जो है, यही ट्रेकिया आगे चलकर जो है 2 भागों में अलग अलग दोनों फेफड़ों में एक एक जो है प्रवेश कर जाता है। और यही जो है हमारा क्या हो जाता है, ये जो भाग है, ए वाला भाग है, ए वाला जो भाग है दोनों अलग अलग खंड में आ गया है दोनों फेफड़ा में। तो ए वाला जो भाग है इसे हम लोग ब्रोंकी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकी कहते हैं, ठीक है। तो 2 ब्रोंकी, एक राइट ब्रोंकी एक लेफ्ट ब्रोंकी, दोनों फेफड़ों में लेफ्ट और राइट में चले जाता है। तो इसी को हम लोग जो है क्या कहेंगे, ब्रोंकी कहेंगे, श्वसनी कहेंगे। ध्यान में रखिएगा, ओके। देखिए, प्रत्येक ब्रोंकी अपनी तरफ के फेफड़ों हाइलम भाग में प्रवेश करती है। वह फेफड़ों में पैर की शाखा की भांति फैल जाती है। अब फेफड़ों में जो पैर की शाखा के भांति जो फैल जाता है, तो वह जो फैला होता है उसे हम लोग ब्रोंकियल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रोंकियल्स कहते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे गुच्छों में अलग अलग जो है, जैसे यह ट्रेकिया है, ठीक है, 2 भागों में यहाँ विभाजित हो गया, 2 फेफड़ा यहाँ पे लगा है, ठीक है, दोनों फेफड़ा इधर लगा है। अब यह ब्रोंकी जो है अंदर फेफड़ा में जैसे ही जाता है तो यह बहुत सारे गुच्छों में जो है ब्रोंकियल्स में, अलग अलग ब्रोंकियल्स में विभाजित हो जाता है यह ब्रोंकिया। और ये सबसे क्या लगा होता है, एल्वोली लगा होता है, ठीक है। एल्वोली जिसमें वायु होता है, ठीक है, इसमें वायु लगा होता है, ब्रोंकियल्स से वायु लगे होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें समझ गए। 7वां है ब्रोंकिल्स। क्या है, तो ये प्रत्येक ब्रोंकी की
और छोटी शाखाएं हैं जो फेफड़ों में फैली रहती है। वही चीज़ें हैं कि जैसे ट्रेकिया है, ये ब्रोंकी आया दोनों फेफड़ों में, तो ये जो ब्रोंकियल्स होता है इस ब्रोंकी वाले का ही फेफड़ा के अंदर छोटे छोटे जो है शाखा होते हैं जो फेफड़ा में फैले होते हैं। ठीक है, ये चीज़ को समझिए। इन्हें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी शाखा कहते हैं। टर्शियरी ब्रोंकियाइल के अंतिम भाग के आर्टरिया कहते हैं। ठीक है, ये सब छोड़िए, ये उतना चीज़ें नहीं है। सीधा आप ये चीज़ें ध्यान में रखिए कि ये जो ब्रोंकियल है, ये ब्रोंकियल जो है ब्रोंकी का ही छोटा शाखा है जो फेफड़ा में गुच्छों के समान जो है फैली हुई रहती है। ठीक है, संपूर्ण फेफड़ों में। अब 8वां है कुपिका, इसको एल्वोली कहते हैं। यह गुब्बारे के आकार का अंतिम भाग है। ठीक है, यह गुब्बारे के आकार का होता है और यह अंतिम भाग होता है जो अंगूर के गुच्छों के समान दिखता है और कैपिलरीज के जाल से अवतरित होता है। ठीक है, एल्वोली में गैसों का आदान प्रदान होता है। यह फेफड़ों के फंक्शनल यूनिट है। ठीक है, अभी मैं एल्वोली के बारे में बता दिया कि ये ट्रेकिया है, दो पार्ट अलग अलग है, इससे फेफड़ा है, इससे फेफड़ा कनेक्ट है। इसमें बहुत सारे जो है हमारा ब्रोंकियल्स है। ठीक है, अब ये ब्रोंकियल जो है गुच्छा में जो है सभी में गुच्छा टाइप में एल्वोली लगा होता है। ठीक है, सब में गुच्छा टाइप में एल्वोली जो है चारों साइड से फेफड़ा में फैला रहता है और इस एल्वोली में गैस भरा होता है, हवा, वायु, ये सब भरे होते हैं। चीज़ों को समझ गए? चलिए, और इस एल्वोली को हम लोग फेफड़ों का फंक्शनल यूनिट कहते हैं। समझ गए ना चीज़ को? चलिए, 9वां है माय डियर फेफड़ा। अब जो हमारा श्वसन तंत्र है उसमें एक ऑर्गेन क्या है? फेफड़ा है, लंग्स है। अब लंग्स का क्या काम है आप लोग का पता ही है कि मानव शरीर में थोरेटिक कैविटी में 2 लंग्स होते हैं। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि आप लोग से पूछ लेगा कि मानव का जो फेफड़ा है वह किस कैविटी में मौजूद होता है। तो थोरेसिक कैविटी में 2 होते हैं। ठीक है, राइट और लेफ्ट होते हैं, जिसमें ब्रोंकियल्स का एक जाल फैला होता है और इस ब्रोंकिया में एल्वोली लगा होता है जो गुब्बारे के समान होता है। ठीक है, और इस एल्वोली में जो है गैस का आदान प्रदान होता है। दाएं फेफड़े के 3 खंड व बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। इस चीज़ को ऑब्जेक्टिव पूछता है कि दाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं और जो है दाएं में कितने लोब होते हैं और लेफ्ट में कितने लोब होते हैं, मीन्स खंड होते हैं। तो देख लीजिए, दाएं में 3 खंड होते हैं और बाएं में 2 खंड होते हैं, याद रखिए। लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन से अवरोधित होता है। अब जो फेफड़ा होता है यह जो है प्लूरल झिल्ली से अवतरित होता है, कवर्ट होता है, कैप्सुलेटेड होता है। ओके, फेफड़ों में रक्त आपूर्ति पल्मोनरी आर्टरी द्वारा व रक्त का बाहर की तरफ जो है प्रवाह पल्मोनरी वेन द्वारा होता है। मतलब फेफड़ा को पर्सनल अगर फेफड़ा को रक्त चाहिए, चूँकि फेफड़ा भी ऊतक कोशिका का ही बना है तो कहीं ना कहीं उसे भी ब्लड चाहिए, तो उसे जो है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा ब्लड मिलता है और वह जो है दूसरे बाहर जब ब्लड देता है शुद्ध करके तो पल्मोनरी वेन से हार्ट में ब्लड को भेजा जाता है। तो ये चीज़ें आप लोग को समझना चाहिए। ये हमारा फेफड़ा हो गया, ऑक्सीजन लेता है फेफड़ा और जो है ब्लड में देता है। ठीक है, तो ये फेफड़ा के बारे में आपको बता दिए। अब आपको मैंने यहाँ पे बता दिया 9 अंग बता दिए। 10वां अंक आप अपने मन से एक लिख लीजिएगा जिसका नाम है क्या चीज़? ए पेशी है, जिसको हम लोग डायफ्राम पेशी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? डायफ्राम पेशी कहेंगे। ठीक है, पेशी डायफ्राम मस्कुलर होता है। ये भी जो है हमारे श्वसन की क्रिया में भूमिका निभाता है, फेफड़ा को सपोर्ट करता है नीचे से। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग समझ गए। तो आप लोग को नाक याद रखना है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रेकिया। ओके, ट्रेकिया के बाद हो गया आपका ब्रोंकी, उसके बाद ब्रोंकियल्स, उसके बाद एल्वोली, उसके बाद हो गया आपका एल्वोली के बाद हो गया आपका लंग्स हो गया, लंग्स के बाद डायफ्राम हो गया। तो इतना सारे, और एपिग्लेटस हो गया। एपिग्लेटस को मत छोड़िएगा, एपिग्लेटस जो है बहुत बड़ा रोल है उसका। वह एक साइड को, जब एक साइड काम कर रहा होता है तो वह दूसरे साइड को बंद करके रखता है ताकि इधर का जो चीज़ है जाने वाला वह इधर ना चला जाए। तो इसका एपिग्लेटस को बहुत बड़ा रोल होता है, वह फ्लैप का काम करता है। ठीक है ना, जो ये चीज़ें समझ गए। यहाँ पे अब इंग्लिश दिया गया है, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया हमारा समाप्त। इसमें का टोटल ऑर्गेन को हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे इंग्लिश वाले आप लोग सही कर लीजिएगा। तीसरा लैरिंग्स के जगह पर आपका एपिग्लूटस देना है। क्या देना है? एपिग्लूटस देना है। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। माय डियर यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे पहले इंग्लिश ही दे रखे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, पहले इंग्लिश ही मैंने दे रखा है एटीट्यूड के बारे में। यह हमारा बिहेवियर साइंस का क्वेश्चन है। बिहेवियर साइंस के यूनिट नंबर 3 का यह प्रश्न है और यह जो है
है एटीट्यूड। ठीक है, एटीट्यूड क्या होते हैं इसका डिफिनीशन बताना है, इसका विशेषता बताना है, इसके फंक्शन बताने हैं। एटीट्यूड के बारे में 5 नंबर से ज़्यादा नहीं पूछ सकता है, तो 5 नंबर में पूछेगा तो एटीट्यूड होता क्या है, इसके क्या महत्व है, मतलब विशेषता है, इसके क्या फंक्शन है, लिख देंगे तो 5 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। ये तो पहले यहाँ पे इंग्लिश दे दिया गया है, बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए एटीट्यूड को हम लोग अभिवृत्ति या इसी को दृष्टिकोण कहते हैं। दृष्टिकोण के मतलब क्या होता है, नज़रिया। ठीक है ना, और एटीट्यूड को हम लोग बहुत सारे वर्ड से जानते हैं, उसमें से एक वर्ड है किसी व्यक्ति के अंदर का भाव, किसी व्यक्ति के अंदर के वृत्ति। वृत्ति मतलब उसका कैसा जो है भाव है, व्यवहार है, और उसका नज़रिया कैसा है, तो यही उसका एटीट्यूड को बताता है। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कोई व्यक्ति अपने बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहता है, अपने आप को लेकर सोचेगा ये है से हम ही हैं, कौन बोलेगा, हम ही को ये चीज़ आता है, दूसरा कर नहीं पाएगा। मतलब उसके अंदर का जो भाव है वह इस प्रकार से है कि उसके अंदर जो है ईगो आ गया है। ठीक है, और वह जो है खुद को एक अलग टाइप से दिखा रहा है, अपना व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है, अपने व्यवहार के वृत्ति को एक अलग तरीके से बता रहा है। ठीक है, तो उसका दृष्टिकोण क्या हो गया, एक दृष्टिकोण, एक नज़रिया जो है व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड को बताता है। ठीक है, चीज़ें को समझिए। चलिए इसको हम लोग पहले जानते हैं एटीट्यूड होता क्या है, समझिएगा अच्छे से वरना ऊपर से उड़ जाएगा। ठीक है, अभिवृत्ति इसी को एटीट्यूड कहिए, नज़रिया कहिए। ठीक है, या आमतौर पर इसको आप अपना विचार भी कह सकते हैं। ठीक है, आप अपना इसको जो है नज़रिया भी कह सकते हैं। यह लैटिन भाषा के शब्द एप्टाइस से बना, जिसका अभिप्राय है तत्परता एवं मानसिक झुकाव। ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि एटीट्यूड का मतलब होता है तत्परता एवं मानसिक झुकाव। ओके, तत्परता, तो यही है कि एटीट्यूड का मतलब होता है तत्परता और मानसिक झुकाव। देखते होइएगा जब कोई व्यक्ति अपने एटीट्यूड में रहता है तो देखते होइएगा कि वह उसका जो है दिमाग बहुत ज़्यादा चलेगा, बहुत ज़्यादा जो है वो तत्पर रहेगा, किसी भी चीज़ के प्रति एक्टिव रहता है। तो यही कहता है कि दृष्टिकोण जो होता है, एटीट्यूड जो होता है, किसी व्यक्ति के नज़रिया को बताएगा। आम भाषा में कहिए तो उसके विचार को, उसके भावनाओं को भी बताता है। कौन, एटीट्यूड। ठीक है ना, जो व्यक्ति अपने एटीट्यूड में रहेगा तो देखते होइएगा उसका जो इमोशन, जो उसका भाव है, जो उसका विचार है, जो उसका नज़रिया है, वह एक अलग तरीके का हो जाएगा, सामान्य से अलग हो जाता है। ठीक है ना, तो यही जो है अभिवृत्ति होता है। और अभिवृत्ति में व्यक्ति जो है उसका तत्परता और मानसिक झुकाव जो है एक अलग लेवल का हो जाता है। यही कहता है कि यह लैटिन भाषा के एप्टाइस से बना है, जिसका मतलब है तत्परता एवं मानसिक झुकाव। ओके, इस प्रकार के अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवहार करने की तत्परता। तो यहाँ पे देखिएगा इसका मतलब हुआ क्या चीज़ कि अभिवृत्ति का शाब्दिक अर्थ हुआ व्यवहार करने की तत्परता और मानसिक झुकाव। मतलब व्यक्ति व्यवहार के प्रति कितना ज़्यादा जो है वो अपने बिहेवियर के प्रति कितना ज़्यादा जो है एक्टिव है, यह उसके जो है तत्परता को, व्यवहार के तत्परता को बताता है और उसके मानसिक झुकाव को भी बताएगा। तो जाहिर सी बात है, आप लोग देखते हो या किसी व्यक्ति अगर एटीट्यूड में होता है तो उसका व्यवहार, उसका विचार, उसका नज़रिया किसी चीज़ के प्रति जो है अलग लेवल का होता है। ठीक है ना, तो ये समझिए यह लैटिन भाषा के एप्टाइस से बना है, जिसका मतलब होता है तत्परता एवं मानसिक झुकाव। ठीक है, चलिए ये हो गया। अभिवृत्ति एक मानसिक तत्परता है, एक संगठन है और एक विन्यास मीन्स स्ट्रक्चर है। देखिए एटीट्यूड जो होता है किसी भी व्यक्ति का मानसिक तत्परता, तत्पर के मतलब क्या होता है कि हमेशा किसी भी चीज़ में जो है एकदम एक्टिव होना। ठीक है ना, तत्पर रहना, समझ गए ना। संगठन मतलब एक संगठन, मतलब इसमें व्यक्ति का जो व्यवहार होता है एक संगठन के रूप में बन जाता है, संगठित हो जाता है, मिल जाता है सब। विन्यास मतलब स्ट्रक्चर, मतलब अभिवृत्ति, एटीट्यूड जो है वह किसी व्यक्ति का मानसिक तत्परता, उसके संगठन और अथवा उसके मानसिक विन्यास को दर्शाता है। ठीक है, जिसमें प्रेरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक प्रक्रियाएं शामिल होता है। अब देखते होइएगा कोई व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड आता है तो वह व्यक्ति जो है अपने आप जो है एकदम लगेगा कि ना हम तो इसको तोड़ फोड़ देंगे, हमसे ये नहीं हो पाएगा, हम तो इसको कितना कर लिए। मतलब एटीट्यूड एक प्रकार से व्यक्ति को प्रेरणात्मक मतलब जो है चीज़ें को करता है, मतलब प्रेरणा भी देता है। एटीट्यूड एक प्रकार से व्यक्ति को प्रेरणा भी देता है, भले वो काम हो या ना हो, लेकिन व्यक्ति अपने एटीट्यूड से ज़रूर कहेगा कि हाँ हम तो इसको तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, हम एकदम 90% ले आएंगे। तो एटीट्यूड जिसमें प्रेरणा भी होता है, जिसमें भावनात्मक भी प्रक्रिया होता है और विचारात्मक प्रक्रिया भी होता है। ठीक है,
तो आप लोग को एक समझना पड़ेगा, ये तीन चीज़ें, यही तीन घटक है, एक प्रेरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक। यही तीन जो है घटक है हमारा किसका। अगर आपसे घटक पूछ देगा तो घटक में क्या लिखिएगा, प्रेरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक। यही तीन कंपोनेंट्स है हमारे एटीट्यूड का, समझ गए। तो यहाँ पे कंपोनेंट में बता दिया, प्रेरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक। यही तीन व्यक्ति के अंदर जो है घटक जो है शामिल होता है, समझ गए, जिसके कारण व्यक्ति के चारों ओर की वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा समूहों की ओर उसकी सकारात्मक और नकारात्मक प्रक्रिया निर्देशित होती है। अब जैसे ही यह तीन घटक व्यक्ति में होता है तो वह व्यक्ति के आसपास चारों ओर जितने भी व्यक्ति है, वस्तु है या कोई भी चीज़ का समूह है, उस चीज़ के प्रति व्यक्ति के अंदर सकारात्मक और नकारात्मक प्रक्रिया निर्देशित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति एटीट्यूड में रहता है तो देखते होइएगा कि अपने आप को बहुत ज़्यादा जो है हाई फाई दिखाएगा और दूसरों को कहेगा कि ये इससे हो पाएगा, इससे कुछ हो, जानता है ये सब खत्म है, इसको कुछ नहीं आता है। मतलब एक प्रकार से उसमें सकारात्मक भी चीज़ आ सकता है और नकारात्मक भी आ सकता है। किसके फलस्वरूप, उसके घटक के फलस्वरूप, जो प्रेरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक सम्मिलित है उस एटीट्यूड में। एटीट्यूड में ये तीन चीज़ें होगा ही होगा, प्रेरणात्मक, भावनात्मक और विचारात्मक, ये तीन कंपोनेंट्स होंगे ही, ये तीन प्रक्रिया शामिल होता ही होता है, ठीक है। और इसके फलस्वरूप ही व्यक्ति अपने आसपास चारों ओर के विषय वस्तु और व्यक्तियों और समूहों की ओर सकारात्मक और नकारात्मक जो है प्रक्रिया को निर्देशित करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें को बताता है कि व्यक्ति कैसा जो है एटीट्यूड में अपने प्रक्रिया को बताता है। दूसरे शब्द में माय डियर कहा जाए, यहाँ पे देख लीजिए कि दूसरों शब्द में कहा जाए कि वातावरण के विभिन्न पक्ष, मतलब वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट के प्रति किसी व्यक्ति का भाव, विचार, ठीक है, भाव, विचार एवं कार्य करने की वृत्ति या योग्यता ही एटीट्यूड कहलाती है। मतलब यह सिंपल भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरे शब्दों में आप इसको कहिएगा तो वातावरण में जितने भी चीज़ें उपस्थित है उसमें उसके प्रति व्यक्ति का कैसा फीलिंग है, कैसा विचार है, वह उसके लिए कैसा कार्य कर रहा है, ठीक है ना, यही उसके एटीट्यूड को दर्शाता है। और बहुत ज़रूरी चीज़ है, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी व्यक्ति जो है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति में किसी भी व्यक्ति के लिए या किसी चीज़ के लिए उसके अंदर कैसा फीलिंग है, कैसा विचार है और उसके जो है कार्य करने की शैली क्या है, उस सब के लिए यही जो है उसका एटीट्यूड, उसका योग्यता को यानी अभिवृत्ति को बताता है। अब मान गए हम एक व्यक्ति है, ठीक है, हमारे आसपास बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग रहते ही हैं, चूँकि हम व्यक्ति हैं तो व्यक्ति समाज में ही न रहता है, समाज में बहुत सारे लोग होता है। जैसे क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे हैं, उसमें से हम भी एक बच्चे हुए। अब मान गए हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के लिए कैसा भावना है, ठीक है, कैसा विचार है, ठीक है, उसको कार्यों को हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, यही जो है हमारा एटीट्यूड होता है। नहीं कहता है ये बड़ा एटीट्यूड दिखाता है लड़का, मतलब आप कैसे उसको एटीट्यूड को पहचान लिए, तो आप इसलिए पहचान लिए कि क्योंकि वो जो है अपना एक अलग भाव आप सभी के लिए या एक अलग विचार अपना रखता है सबके लिए, तो वही उसका जो है एटीट्यूड को बताता है, अभिवृत्ति को बताता है, ठीक है। चीज़ों को समझ गए। चलिए, तो अभिवृत्ति को मैंने आपको बता दिया, प्रेरणात्मक, भावनात्मक, विचारात्मक, ये तीन कंपोनेंट जरूर याद रखिएगा। ओके, चलिए तीसरा है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा, 5 नंबर में एटीट्यूड के बारे में पूछेगा, तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा कि जो है इसका कौन कौन से जो है दृष्टिकोण जो है एटीट्यूड का विशेषता क्या है, इसका कंपोनेंट तीनों बता ही दिए और इसके फंक्शन क्या होते हैं आप लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके विशेषताओं को देखते हैं माय डियर। जैसे एटीट्यूड है, एटीट्यूड का क्या विशेषता हो सकते हैं देख लीजिए। किसी दृष्टिकोण, किसी व्यक्ति, ठीक है ना, वस्तु एवं कार्य के प्रति विशिष्ट योग्यता तथा क्षमता है। मानिए किसी व्यक्ति के अंदर एटीट्यूड आता है तो उसके अंदर एक अलग लेवल का एनर्जी आ जाता है, ठीक है, ठीक है, वो सोचता है कि जो है से सब हम ही हैं। तो वही कहता है कि दृष्टिकोण किसी व्यक्ति का किसी वस्तु में या किसी कार्य के प्रति एक विशिष्ट योग्यता और क्षमता होता है, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, आपके अंदर भी अगर एटीट्यूड आता होगा तो आप अपना एटीट्यूड को दूसरों को बहुत दिखाते होंगे, ठीक है ना, आपके अंदर एक अलग सा योग्यता और क्षमता आ जाता है, ठीक है। दृष्टिकोण व्यक्ति का एक प्रकार का विचार या भावना है। मैंने कब से बता रहे हैं, यही ना बता रहे हैं कि दृष्टिकोण, एटीट्यूड किसी भी व्यक्ति में होता है, ठीक है, सबको अपना अपना एटीट्यूड में जीना है। तो ये जो एटीट्यूड होता है किसी व्यक्ति का विचार या भावना को क्या करता है, बताता है, एक प्रकार का विचार और भावना ही है, ठीक है।
दृष्टिकोण जन्मजात नहीं होता है, यह वातावरण से प्रभावित होता है। अब जो एटीट्यूड होता है, कोई व्यक्ति जन्म से ही नहीं सीख के आता है, वह धीरे धीरे अपने आसपास के ही चीज़ों से, व्यक्तियों से सीखता है कि कैसे अब एटीट्यूड में रहना है, कैसे एक अलग भाव, अलग जो है दृष्टिकोण, एक अलग जो है अपना क्षमता बनाना है। ठीक है, दृष्टिकोण में असमानता पाई जाती है। जो एटीट्यूड होता है सब व्यक्ति में अलग अलग होता है। ठीक है, दृष्टिकोण अच्छा या बुरा एवं सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। अब देखते होइएगा कितना एटीट्यूड होता है तो आपको ज़्यादा जो है आपको क्या करेगा, डिसपॉइंटेड नहीं करेगा, लेकिन कितना जो होगा कि आपको बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। किसी का एटीट्यूड ऐसा होगा कि वह आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो वह निगेटिव हो गया, वह बुराई हो गया। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उनके अंदर के अपने कैपेसिटी, क्षमता के लिए, अपने कामों के लिए, ठीक है, एटीट्यूड तो है बट वो अपने एटीट्यूड को शो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यह उनका सकारात्मक बातें हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे एटीट्यूड का मतलब हो गया, आपको मैं बता दिया कि हमको जो काम आ रहा है वह किसी और को काम नहीं आता हो, तो हमारे एक अंदर अलग सा जो है क्षमता आ जाएगा, एक अलग सा भावना आ जाएगा कि ये दूसरे वो सबको तो अभी नहीं करता, हम ही को ना आता है, आज इस सबको दिखाएंगे कि कैसे जो है एटीट्यूड होता है। तो हम एक अलग जो है रुतबा में आ जाएंगे, हमारा भाव विचार एक अलग हो जाएगा इसके प्रति कि जो है से हम ही को आता है, जाइएगा से जाइएगा कहाँ, सीखना तो हम ही से है। तो एक प्रकार का एटीट्यूड होता है जो व्यक्ति के भाव और विचार को भी व्यक्त करता है, बताता है। ठीक है, यह सब व्यक्ति में अलग अलग होता है। अब यह जन्मजात नहीं होता है, यह वातावरण से लोग सीखते हैं। ठीक है, चलिए, दृष्टिकोण अच्छा या बुरा, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दृष्टिकोण आवश्यकता, प्रेरणा एवं संवेगों से संबंधित होता है। अब जो ये एटीट्यूड होता है व्यक्ति के अंदर आवश्यकता को भी बताता है, उसको प्रेरणा भी देता है और उसको इमोशनली भी जो है रिलेटेड करता है, संबंध करता है। ठीक है, तो ये जो एटीट्यूड होता है यह नीड्स मतलब आवश्यकता, प्रेरणा और संवेग से भी संबंधित होता है। सातवां है दृष्टि दृष्टिकोण अनेक कारकों को योग से बनता है। अब जो एटीट्यूड होता है, ऐसा नहीं है कि आपको किसी एक ही कारण से एटीट्यूड आ गया है। एटीट्यूड जो है अनेक कारकों के योग से बनता है, मतलब मिलकर बनता है। ठीक है, दृष्टिकोण जो है, देखिए दृष्टिकोण हो या अभिव्यक्ति हो, ठीक है ना, वही होता है, एटीट्यूड ही होता है। दृष्टिकोण व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष दिशा प्रदान करता है। जाहिर सी बातें हैं कि जब भी व्यक्ति में एटीट्यूड आता है उसका व्यवहार परिवर्तन हो ही जाता है। तो यही कहता है कि दृष्टिकोण व्यक्ति में एक अलग सा जो है व्यवहार का दिशा प्रदान करता है। अब ऐसा नहीं है कि एटीट्यूड में व्यक्ति आने के बाद जो है गलत ही, दूसरों को नीचा ही दिखाता है, जो है सो हम ही हैं यही समझता है। वह दूसरों को भी रिस्पेक्ट करता है, सकारात्मक बातें भी होता है। ठीक है ना, यहाँ पे है ना कि सकारात्मक नकारात्मक दोनों होते हैं, अच्छा बुरा दोनों होते हैं, तो वही बातें हैं। समझ गए चीज़ों को। तो ये हो गया इसका विशेषता। 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया, यह भी एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। अब 2-4 लाइनें हैं इसके कार्य भी समझ लीजिए कि यह कौन कौन से फंक्शन जो है कर सकता है एटीट्यूड। समझ गए, देख लीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन में मदद करता है। अब देखिए, किसी में अगर सकारात्मक प्रकार के, किसी में अगर अच्छे वाले अगर एटीट्यूड होगा, वह किसी से ईर्ष्या नहीं रखता होगा, वह अपने आप को बड़ा नहीं दिखाता होगा कि हाँ हमारे अंदर ये चीज़ है, ये चीज़ें है, तो एटीट्यूड आ गया तो हम ऐसे करें। अगर वह अच्छे व्यक्ति है तो वह अपने पर्यावरण के साथ समायोजन बनाने में भी उसको मदद करेगा, वही एटीट्यूड। अगर उसमें घमंडी टाइप का है, निगेटिव टाइप का अगर एटीट्यूड है तो वह व्यक्ति को क्या करेगा, पीछे धकेलेगा, पीछे खींचेगा। ठीक है ना, तो उसे जो है समायोजन बनाने में मदद नहीं मिलेगा। तो दृष्टिकोण व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ समायोजन करने में मदद करता है। ओके, 2 है दृष्टिकोण के द्वारा व्यक्ति के भावों मतलब उसके इमोशन और उसके विचारों को आसानी से समझा जाता है। ठीक है, अब अगर किसी व्यक्ति को आपको उसके भाव और उसके इमोशन और थॉट को जानना है तो उसको एटीट्यूड्स जो है आपको बता देता है कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की भावना और विचार है। ठीक है, चलिए, तीसरा पॉइंट है माय डियर, अभिवृत्ति। एटीट्यूड व्यक्ति के अहम का बचाव करती है। ठीक है, अभिवृत्ति से ही व्यक्ति को आंतरिक द्वंद्वों से मुक्ति मिलती है। एटीट्यूड ही क्या करता है कि व्यक्ति के अंदर द्वंद्व जो चलता रहता है, 2 प्रकार के जो समस्या जो व्यक्ति के अंदर रहता है कि ये करे ये नहीं करे, ये करे वो न करे, इस प्रकार के द्वंद्व से मुक्ति दिलाता है एटीट्यूड ही। ठीक है, चलिए,
अभिवृत्ति व्यक्ति के मूल्यों को अभिव्यक्त करता है। अब एक तरीक़ा से आप ये भी कह सकते हैं कि जो एटीट्यूड होता है वह व्यक्ति के अंदर के गुणों को भी प्रदर्शित करता है। अगर उसके अंदर अच्छा चीज़ें होगा तो उसका एटीट्यूड भी पॉजिटिव होगा, अगर वह गड़बड़ होगा तो उसके अंदर गड़बड़ तरीके से एटीट्यूड आएगा। तो अभिवृत्ति एटीट्यूड व्यक्ति के मूल्यों मीन्स उसके क्वालिटी को भी बताता है, उसके गुणों को भी बताएगा। तो ये जो है कुछ एटीट्यूड के फंक्शन हैं। फिर से समझिए, एटीट्यूड समायोजन में मदद करता है, एटीट्यूड भावों और विचारों को समझने में जो है सहायता करता है, एटीट्यूड व्यक्ति को जो है अहम को बचाती है, एटीट्यूड जो है व्यक्ति के आंतरिक द्वंद्वों से जो है मुक्ति दिलाती है, एटीट्यूड व्यक्ति के जो है व्यक्ति को मूल्यों को अभिव्यक्त करती है, मतलब गुणों को भी बताती है। तो यह कुछ फंक्शन हो गया एटीट्यूड का। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, याद कर लीजिएगा और एक बार कम से कम जरूर पढ़िएगा माय डियर, वरना बहुत दिक्कत होगा और दिक्कत होगा तो बाद में आपको कोई सहायता करने नहीं आएगा। यहाँ तक कि उस टाइम मैं भी सहायता नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी से गला फाड़ फाड़ के 30 मिनट 35 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ और आप कहिएगा कि सर अभी तक हम कुछ नहीं पढ़े, नहीं समझ में आया, तो वहाँ पे दिक्कत आपको ही होगा। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ कि रिवीजन में भी उन्हीं को मज़ा आएगा जो अभी से पढ़े रहेंगे। तो पढ़िए ज़रूर, मेहनत हम कर रहे हैं, 30-30 40-40 मिनट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। PDF कुछ नहीं होता, PDF से मोबाइल भर जाएगा लेकिन आपका कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए, बाकी समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है, समझ गए होंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।